हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक था। तो उसमें ये छूट गए थे कुछ फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट करते हैं, जो उनसे रिलेटेड है, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स और बाकी और भी बहुत कुछ है, साइज़ ऑफ मार्केट, इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। उससे पहले हमने पिछली वीडियो में ये कवर किया था प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स इसमें है ये चैनल्स दिख रहे होंगे आपको, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। तो नेचर, अगर प्रोडक्ट का नेचर पेरिशेबल है तो हमें डायरेक्ट चैनल को यूज़ करना चाहिए, और नॉन पेरिशेबल है तो इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करना चाहिए। और टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो हमें डायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बल्कि होता है और बहुत बल्कि होता है और टेक्निकल नेचर का होता है। इस वजह से हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर हैं तो डायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए। और कंज्यूमर प्रोडक्ट है, मतलब ये लेस बल्कि होता है और कम यूनिट में ख़रीदा जाता है, लेस यूनिट में। तो इस वजह से इसमें हम लॉन्ग चैनल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व हम कर सकते हैं। तो यूनिट वैल्यू, यहाँ पर यूनिट वैल्यू मोर है, मतलब इंडस्ट्रियल गुड जो है वो मोर में ही खरीदा जाता है। तो अगर यूनिट वैल्यू मोर है, मतलब ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है, तो डायरेक्ट चैनल का हमें यूज़ करना चाहिए। और अगर लेस यूनिट खरीदी जा रही है तो फिर हमें इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर है कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कॉम्प्लेक्सिटी हाई है तो हमें डायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब भी हो सकता है इससे। तो इस वजह से जब हाई होगा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब रिस्क जब ज़्यादा होगा, तो हमें डायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए। और अगर लो रिस्क होगा तो इनडायरेक्ट चैनल का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। तो अगर क्वांटिटी परचेज्ड, यहाँ पर लिखा है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में पहला है क्वांटिटी परचेज्ड। अगर स्मॉल क्वांटिटी में परचेज़ किया जा रहा है तो फिर इसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी अगर है, क्वांटिटी परचेज्ड, तो यहाँ पर होगा हमारा इनडायरेक्ट चैनल यूज़। इनडायरेक्ट चैनल यहाँ पर यूज़ होगा। ये पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। इनडायरेक्ट चैनल, अगर स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदा जा रहा है सामान तो इनडायरेक्ट चैनल यूज़ होगा। और अगर बिग क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा जा रहा है सामान, तो यहाँ पर होगा डायरेक्ट चैनल का यूज़। डायरेक्ट चैनल का यूज़ होगा। और ये क्यों यूज़ होगा, अगर स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदा जा रहा है सामान, इनडायरेक्ट चैनल क्यों यूज़ होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे, तो हमें जगह जगह पे अपना खुद का एक कोई प्लेटफॉर्म लेके तो वहाँ पर फिर लोगों को सामान डायरेक्टली देना पड़ेगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा और फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से हम भी इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकते हैं, इंटरमीडिएरीज बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उससे हमारा जो कॉस्ट है वो कम लगेगा। इस वजह से हम स्मॉल क्वांटिटी में हम इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हैं। तो अगर बिग क्वांटिटी में ख़रीदा जा रहा है तो हम डायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग कम होगा और हमें जो कॉस्ट है वो भी कम ही आएगी। इस वजह से बिग क्वांटिटी में हम डायरेक्ट चैनल को यूज़ कर सकते हैं। अगर बिग क्वांटिटी में हम इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जितने इंटरमीडिएरीज होंगे उतने का कॉस्ट हमारा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्योंकि बिग क्वांटिटी होगी तो ले जाने में, सामान पहुंचाने में उतना
क्वांटिटी जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका भी हमें पैसा देना पड़ेगा, और साथ में जो बीच में बिचौलिए होंगे मतलब इंटरमीडियरीज होंगे उनको भी उनकी फ़ीस या फिर जो भी है उनको पैसा देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये डबल कॉस्ट लग जाएगा। इस वजह से हम बिग क्वांटिटी अगर परचेज होता है तो डायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर साइज़ ऑफ मार्केट। अगर साइज़ ऑफ मार्केट स्मॉल है मतलब छोटे साइज़ का मार्केट है तो फिर हम कौन सा चैनल यूज़ करेंगे? डायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे। कौन सा चैनल? डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पर है डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे तो ये मार्केटर्स को एडवाइजेबल होता है कि उसे डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ही मेथड यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग हो गई, ऑनलाइन सेलिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, और क्या क्या हो सकता है जैसे कि मेल ऑर्डर हाउस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर स्मॉल साइज़ का मार्केट है तो हम ये चीज़ें हम मार्केट कर सकते हैं। और अगर लार्ज साइज़ का मार्केट है तो क्या करेंगे? लार्ज साइज़ का मार्केट होगा तो हम इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे। बीच में एक भी इंटरमीडिएरी हो सकता है, 2 भी इंटरमीडिएरीज हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जैसे मतलब जैसा भी मार्केट होगा, जैसा प्रोडक्ट हमारा होगा उस हिसाब से हम इंटरमीडिएरीज को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल बायर्स, कि जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, अगर कंसंट्रेटेड हैं मतलब कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं हमारे, अगर जो हमारे कस्टमर्स हैं अगर सिर्फ कुछ ही लोग हैं तो फिर क्या होगा कि अगर कुछ लोग ही होंगे तो हम डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे। क्यों डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे? क्योंकि वो जो फर्म का प्रोडक्ट होगा वो लेस क्वांटिटी में ही बाय करेंगे, मतलब छोटी क्वांटिटी में ही ख़रीदेंगे, कम कस्टमर होंगे तो कम ख़रीदेंगे। इस वजह से हमें डायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए। झूठ में इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे, उस मेथड को मतलब अडॉप्ट करेंगे तो हमें बीच में जितने भी इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होंगे उन सबको भी पैसे देने पड़ जाएंगे इस वजह से। और वाइडली स्कैटर्ड मतलब कि जगह जगह पे अगर हमारे कस्टमर्स बिखरे पड़े हैं तो हमें इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इस वजह से हमें इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए। तो अब आती है बारी यहाँ पर कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। कौन कौन से कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स हैं? तो पहला है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ज़्यादा पैसे कमाती है, ज़्यादा मतलब उसकी इनकम है कंपनी की, तो फिर अर्निंग है ज़्यादा उस कंपनी की, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम डायरेक्ट चैनल पे जाएंगे। अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग या फिर वीक है तो हम इनडायरेक्ट चैनल पे जाएंगे। तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर इनडायरेक्ट चैनल पे। अच्छा, अब यहाँ पर इसलिए हम मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो इसलिए हम डायरेक्ट चैनल को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए इजी होगा फिक्स असेट में अपना मतलब फिक्स्ड असेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना और अपनी रिटेल आउटलेट्स को खुद ही बेचना और मतलब लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाना। तो इस वजह से यहाँ पर अगर स्ट्रांग होगी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की तो डायरेक्ट चैनल को यूज़ कर सकता है वो, और अगर वीक है तो इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करेगा। झूठ में वो अपने असेट्स में मतलब कि क्या क्या, अगर स्ट्रांग अगर वीक कंपनी है तो अगर डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेगा तो डायरेक्ट चैनल को यूज़ करने में उसे एक ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, साथ में वहाँ पर अपना उसे पूरा करना पड़ेगा
जो भी बंदोबस्त है वो सारा करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम अगर वीक होगी कंपनी तो ये कॉस्ट जो आएगी वो बियर नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से हमें इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए। इसमें भी कॉस्ट आएगी पर इसके कंपैरिजन में कम ही आएगी इस वजह से। अब आता है द डिग्री ऑफ कंट्रोल। जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, इट वांट टू होल्ड ऑन अदर चैनल मेंबर्स। अगर जो फर्म है अगर चाहती है कि कंट्रोल रखे जो दूसरे चैनल मेंबर्स हैं, अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहती है कंपनी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहती है अदर चैनल मेंबर्स पे, तो फिर मतलब कि जितने इंटरमीडिएरीज हैं बीच में, अगर उन पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई भी गलती हो उन इंटरमीडिएरीज द्वारा बीच में अगर वो आ जाएंगे, तो ये तो है पक्का क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती ही होती हैं। तो अगर उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहता है वो, तो वो डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेगा। डायरेक्ट चैनल का यहाँ पर डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेगा वो। और स्ट्रिक्ट नहीं है मतलब कि उससे ज़्यादा परवाह नहीं है कि भले ही कुछ करें या ना करें, तो वो इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में क्या है? कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर जो कंपनी है वो सरवाइव करना चाहता है मार्केट में, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ग्रो करना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है उस बिज़नेस फर्म को कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसके कॉम्पिटिटर एडॉप्ट कर रहे हैं उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए अगर सेम इंडस्ट्री है तो। और एग्जांपल इसका लेके देखते हैं कि अगर एक कॉम्पिटिटर है मार्केटिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट चैनल से, तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करे डायरेक्ट चैनल्स, इनडायरेक्ट चैनल से। लेकिन हम देखते हैं कि क्या क्या है, आपको मुश्किल हो रही होगी समझने में। अगर जो कॉम्पिटिटर है हमारा, जो कॉम्पिटिटर है हमारा, अगर वो डायरेक्ट चैनल का यूज़ कर रहा है, चैनल का यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, तो फिर ये हमें कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि कंसिडरेशन में हमें रखना पड़ेगा कि जो बिज़नेस फर्म है, जो बिज़नेस फर्म है वो भी कंसिडरेशन में ले जो अपना उसका कॉम्पिटिटर है कि वो कौन सा चैनल यूज़ कर रहा है। अगर सेम इंडस्ट्री का है तो, अगर दोनों के दोनों सेम फील्ड का है, सेम फील्ड के हैं, एक अगर डायरेक्ट चैनल का यूज़ कर रहा है कॉम्पिटिटर, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा जो दूसरा बिज़नेस फॉर्म है कि वो इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो इस वजह से ये भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए हमें। तो अब इसमें क्या आता है, और अगर सेम इंडस्ट्री नहीं है तो क्या होगा कि अगर सेम इंडस्ट्री नहीं है दोनों की जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर सेम इंडस्ट्री नहीं होगी तो जो डिसीज़न होगा चैनल को मतलब डिसाइड करने में कि कौन सा चैनल का यूज़ करना चाहिए, वो बिज़नेस मैनेजर्स का होगा कि कौन सा वो यूज़ करेंगे, वो डिसाइड खुद में करेंगे कि क्या होगा। तो जैसे अगर एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में और ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड इकॉनमी में, तो फिर वो इनोवेटिव चैनल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स को पीछे छोड़ के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटर के लिए कि वो एनालाइज करे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस और लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, इन सारी चीज़ों को भी देखें। जैसे एग्जांपल है, अगर रिसेशन का पीरियड है इकोनॉमी में, तो जो मार्केटर है वो अवॉइड करेंगे लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को और अडॉप्ट करेंगे शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का वो बहुत परसुएसिव होता है इकोनॉमिक मैनर में। मतलब कि रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो अगर
मतलब एक बार और देखते हैं कि जैसे जो एग्जांपल है, अगर रिसेशन का पीरियड चल रहा है इकोनॉमी में, तो जो मार्केटर है वो अवॉइड करेंगे, उनको अवॉइड करना चाहिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करना चाहिए और शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बहुत परसुएसिव होता है इकोनॉमिक मैनर में, मतलब ज़्यादा पैसा उसे देना पड़ता है अपने इंटरमीडिएरीज़ को, तो इसलिए वो शॉर्टर चैनल का यूज़ करेंगे, मतलब डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि द फिज़िकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट The physical handling and movement of goods from place of production to the place of distribution is called physical distribution। जो फिज़िकल मूवमेंट होता है गुड्स का एक प्रोडक्शन प्लेस से लेके डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेस तक, उसी को कहते हैं हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें कंपोनेंट्स होते हैं कुछ फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर पहला आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है सेलिंग का, जो कि इनिशिएट किया जाता है प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर की प्लेसमेंट से बायर द्वारा सेलर को। मतलब कि पूरा ये है कि ये सेलिंग का प्रोसेस है, और जब बायर ऑर्डर देता है तो ये बायर सेलर को ऑर्डर देता है, अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोसेसिंग है ऑर्डर का वो एक्यूरेट और स्पीडी मैनर में हो। ये जो है अगर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में होगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो है ये हेल्प करेगा बिल्ड करने में एक बिज़नेस का गुडविल, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इन्हेंस करेगा। मतलब पूरा कहने का मतलब ये है कि ये सेलिंग का प्रोसेस है जिसमें इनिशिएट होता है, जो बायर है वो सेलर को ऑर्डर प्लेस करता है, और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक्यूरेट और स्पीडी मैनर में हमारा जो है वो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये अगर ऐसे होगा तो फिर ये बिज़नेस की गुडविल को बिल्ड करेगा और इन्हेंस करेगा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। और दूसरी बात में हम बोलें तो ये है कि जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं कस्टमर तक वो गलत क्वांटिटी में ना जाएं, गलत स्पेसिफिकेशंस में ना जाएं, और कोई डिले ना हो डिलीवरी में। ये कहने का मतलब यही है, जैसे कि कोई अगर ये सब चीज़ें होंगी, गलत चीज़ें जाएंगी मतलब कंज्यूमर तक, तो फिर इससे क्या होगा कि जो इमेज है फर्म की वो टार्निश होगी, मतलब कि ख़राब होगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर एलिमेंट है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का। तो इसमें क्या होता है, क्यों ये जो है मेजर एलिमेंट है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस का, क्योंकि जो गुड्स हैं जो कि ऑर्डर किए गए हैं और वो रिसीव होते हैं सेलर को, मतलब कि ऑर्डर जो है वो सेलर को रिसीव होता है और फिज़िकली डिलीवर्ड। और ट्रांसपोर्टेशन जो मेजर एलिमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सेलर को जब ऑर्डर रिसीव होता है तो वो ट्रांसपोर्ट करता है अपने फ़िज़िकल गुड्स को। ये मतलब इम्पॉसिबल होता है कि वो फिज़िकली जा के सबको डिलीवर करके आए, सारे मतलब ट्रांसपोर्टेशन करें। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ वो इन फिज़िकली डिलीवर्ड मतलब खुद वो जाके ना करके डिलीवर, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसी और द्वारा, वो सामान को पहुँचवाता है। जो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक ज़रिया बनता है रॉ मटेरियल्स को कैरी करने का और गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कंजम्पशन के लिए। ये जो है ये क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी को ये क्रिएट करता है, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन।
क्योंकि हम देखते हैं अपने इस दौरान लाइफ में कि जो गुड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, मार्केट में बेचे जाते हैं और मैन्युफैक्चर्ड एक अलग अलग प्लेस में, मतलब अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर होता है और अलग अलग कंट्री में वो सामान पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ये इससे कंप्लीट मतलब होता है हमारा जो फिज़िकली जो हम गुड्स बनाते हैं वो लोगों तक पहुंचता है, ये इसी से संभव हो पाता है, इसी ट्रांसपोर्टेशन द्वारा। अब आता है यहाँ पर वेयर हाउसिंग, नेक्स्ट आता है जो कि कंपोनेंट है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें देखते हैं कि वेयर हाउसिंग में क्या होता है। तो वेयर हाउसिंग में क्या होता है, वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन देम। मतलब कि जो वेयर हाउसिंग है वो एक्ट करता है स्टोरिंग का, मतलब स्टोर करके रखता है प्रोडक्ट को, और असॉर्ट करता है प्रोडक्ट को जो मतलब कि टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है कि एक टाइम का प्रोडक्ट हम दूसरे टाइम के लिए बचा के रख सकते हैं। जैसे इस समय ये जो टाइम चल रहा है ये रबी क्रॉप का है, तो जो रबी क्रॉप है वो हार्वेस्ट करके जो गेहूं है हमारी वो कटाई करके हम वेयर हाउस में रख सकते हैं और हम दूसरे सीज़न में उसको बेच सकते हैं। तो ये टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। जो प्राइम पर्पस होता है, मतलब जो मेन पर्पस होता है वेयर हाउस का, वो यही होता है कि गुड्स की प्लेसमेंट को प्रोवाइड करें और फैसिलिटी प्रोवाइड करें स्टोर करने का। जो एफिशिएंसी होती है फर्म की डिलीवरी करने में गुड्स को, वो प्राइमरीली डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। पहला कि लोकेशन जो है वेयर हाउस का, मतलब कि पहला कि जो लोकेशन है वेयर हाउस का और जो प्लेस है जहाँ पर वो डिलीवर कर रहा है फाइनल कंजम्पशन के लिए। दूसरा कि जो नंबर ऑफ़ वेयर हाउसेज़, मतलब कि कितने नंबर ऑफ़ वेयर हाउसेज़ एक फर्म के पास है और ऑपरेट कर रहा है उनके द्वारा, उनसे अगर वेयर हाउस फर्म का मतलब मार्केट प्लेस के पास में है, मतलब कि उसके पास में है, तो फिर जो टाइम इन्वॉल्व होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का, वो लेस होगा, मतलब वो कम होगा। तो ये हो गया हमारा। इस वजह से कॉन्सिक्वेंटली मतलब जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हाई होगा। यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं कि क्या होता है। अगर लोकेशन ऑफ वेयर हाउस नियर दी मार्केट, मतलब मार्केट प्लेस के पास में है, नियर दी मार्केट, तो इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो हाई होगा और जो कॉस्ट है वो भी हाई ही लगेगा। और अगर डिस्टेंट प्लेस पे है, मतलब कि एट डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट लोकेशन, तो जो कॉस्ट होगी वो भी कम लगेगी, वो तो कम लगेगी ही, लेकिन जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो लो होगा। इसलिए ये अच्छा भी है और बेकार भी है एक तरीके से। अब दूसरा आता है नंबर ऑफ़ वेयर हाउसेज़। नंबर ऑफ़ वेयर हाउसेज़, अगर वेयर हाउसेज़ ज़्यादा है तो फिर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी पर कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा आएगी। और अगर लेस है, मतलब कि कम है, तो फिर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होगा, और लेकिन जो कॉस्ट है वो हमारी कम आएगी। तो इसमें दोनों ही चीज़ें कम आती हैं, इसमें दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि इट रिफर्स टू द लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन्ड बाय अ मार्केटर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, कि ये लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करता है मार्केटर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसी को हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसमें क्या है कि देखना पड़ता है, जो मार्केटर है उसको देखना पड़ता है कि वो कम या ज़्यादा इन्वेंट्री ना करे, मतलब इन्वेंट्री को प्रोड्यूस ना करे, ज़्यादा स्टोर ना करे। अगर वो कम इन्वेंट्री को मतलब कि इनसफिशिएंट, यहाँ पर लेस लिखना नहीं सही होगा, इनसफिशिएंट लिखेंगे।
इनसफिशिएंट इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे भी उसे लॉस होगा कि ये जो प्रोड्यूसर है वो लोगों की डिमांड को जो है वो उसे फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का टर्म लेते हैं कि इनसफिशिएंट अगर इन्वेंट्री होगी तो जो डिमांड है प्रोड्यूसर फेल टू फुलफ़िल डिमांड ऑफ कस्टमर्स और इससे क्या होगा कि इससे उसे जो अगर मतलब कि जो डिमांड है लोगों की वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, तो इससे वो लॉस में चला जाएगा। और अगर वो मतलब कि ज़्यादा ओवर बना रहा है, ओवर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब इन्वेंट्री को ज़्यादा रख रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे भी प्रोड्यूसर को लॉस ही होगा, क्योंकि जो उसका सेल करने का मतलब कि जो उसका सप्लाई है वो डिमांड से मैच नहीं होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, तो इससे भी प्रोड्यूसर को लॉस होगा। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसमें क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा आपका वो मैं सॉल्व करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपको समझ में आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं वो अगली वीडियो में। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इस वजह से यहाँ पर उसके कई पार्ट्स बनते जा रहे हैं, तो इससे पहले वाले पार्ट्स में आप जाके देख सकते हैं जो बाकी की मतलब बाकी का जो टॉपिक है। आगे के लिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।